वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुमर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका, और खबरों में हम जानेंगे कि किस तरह से G20 को लेकर भारत बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल शुक्रिया आंचल। और अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से भी जुड़ी तमाम कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अगुवाई में चुनाव आयोग की 20 सदस्यीय टीम मिजोरम के दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव की होगी व्यापक समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में केन्या के मंत्रिमंडल रक्षा सचिव के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ ही कई एजेंसियां दिल्ली को सजाने संवारने में लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किए चिकित्सा के खास इंतजाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुना सकती है फैसला। सत्र अदालत ने 3 साल की सुनाई थी सजा। और खेल की खबरों में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज। ओलंपिक में भारत को लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले ध्यानचंद की याद में देश आज मना रहा है खेल दिवस। और आज है एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का त्योहार ओणम। 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के लिए केरल और तमिलनाडु के लोगों में खासा उत्साह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। तो नया सवेरा में जान लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 20 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय मिजोरम के दौरे पर है। चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा से पहले निर्वाचन आयोग के लिए चुनावी राज्यों का दौरा करना चुनाव तैयारियों की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें आयोग की टीम चुनाव तैयारी संबंधी स्थितियों का जायजा लेती है और चुनाव से संबंधित विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करती है। इस दौरान आयोग की टीम चुनाव के दौरान लोगों के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देती है। वहीं मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। वहीं पूर्वोत्तर के इस राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। आयोग ने पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया था, ताकि वहां की चुनावी तैयारियों की पूरी जानकारी ली जा सके। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, मिजोरम के दौरे पर जिस तरह से चुनाव आयोग की पूरी टीम है, किस तरह तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, और खास तौर पर लगातार ये कोशिश की जाती है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन्हें आकर्षित किया जाए, तो किस तरह की रूपरेखा तैयार करेगा मिजोरम के लिए चुनाव आयोग? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग के इस 3 दिवसीय मिजोरम के दौरे की अगर हम बात करें, तो चुनाव तैयारियों की जो समीक्षा है करीब करीब उसके अंतिम चरण में चुनाव आयोग की ये टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में जाती है। इससे पहले भी चुनाव आयोग की टीम जाती हैं और गई भी हैं, क्योंकि इसमें कई चरणों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाती है। और हम कह सकते हैं कि जब अंतिम चरण आ जाता है, उस समय
मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में ये टीम रवाना होती है संबंधित राज्य में जहां पर ये चुनाव होने हैं। और इसी कड़ी में हम जानते हैं कि मिजोरम में भी चुनाव होने हैं और मिजोरम में चुनाव की तैयारियों की संपूर्ण समीक्षा के लिए ये दौरा किया जा रहा है। और इस दौरे के समय आयोग की जो पहली प्राथमिकता है, जिस तरीके से उनका लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, यानी कि मतदाताओं को न सिर्फ इलेक्टोरल रोल में उनको शामिल करना है बल्कि उन्हें बूथ तक लाने से संबंधित जितनी भी सुरक्षाएं हैं और जो सुविधाएं हैं वो कैसे मुहैया कराए जाएं, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो कमिटमेंट चुनाव आयोग का है उसको पूर्ण करने के लिए इस तरीके के जो दौरे होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जी। और इन दौरों के समय पे अचल सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो संबंधित पक्ष होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक संगठन हो, और या जो मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो दल गया है, जो सुरक्षा से संबंधित जो पहलू होते हैं उसमें वहाँ के जो डीजीपी हैं उनके साथ बैठक है और कितने सुरक्षा बलों की जरूरत है, इस सब के भी पूरी की पूरी एक अंतिम मोहर लगाई जाती है। और इस दौरे के बाद, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे के बाद ये माना जाता है कि उस राज्य में जो चुनाव की तैयारियां हैं लगभग संपूर्ण कर ली गई हैं और इसके बाद आयोग वहां पर जो चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के लिए तैयार रहता है। जी ऋषि, अगर देखा जाए तो मिजोरम से पहले जो पूरी टीम है उसने छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया था और छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारियां हैं और कितनी टीमें वहां पर जरूरत रहेगी और चुनाव आयोग को लेकर के, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नजर आया है? साथ ही अब इस दौरे के बाद में चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कब तक किया जा सकता है? देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में इसकी संपूर्ण जानकारी दी थी कि किस तरीके से वहां पर जो महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित है या महिलाओं के द्वारा जो ऑपरेटेड बूथ्स हैं, एक चुनाव आयोग का एक ये नया प्रयोग कह सकते हैं और जो बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए और उनको ये माहौल देने के लिए कि आप जिस बूथ पर जा रहे हैं वहां की पूरी जो मैनेजमेंट टीम है, जो चुनाव कराने वाली टीम है, वो महिलाएं ही हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो उनका प्रयोग है इसको वो दिनों दिन बढ़ा रहे हैं और इसकी जानकारी उन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चुनाव की तैयारियां थी उससे में दी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा से संबंधित पहलू है, खासतौर से जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनमें कैसे उसमें उन्हें सुरक्षा बलों की तैनाती करनी है, कितना माइक्रो लेवल पर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको चेकआउट करके उस पर उनको तैयारी करके और एक सुरक्षित माहौल में चुनाव कराने का जो उन्होंने तैयारियों के बारे में जानकारी दी थी। दूसरी बात, आपने पूछा कि कब तक इसका ऐलान हो सकता है, तो निश्चित तौर से ये जो 5 राज्य हैं इनमें जो विधानसभा की अगर हम बात करें, इनके पास जो कार्यकाल है वो दिसंबर और जनवरी में है अधिकांश राज्यों में, और मिजोरम की ही बात करें तो 17 दिसंबर तक उनका विधानसभा का कार्यकाल है। यानी कि चुनाव आयोग की कोशिश हर हाल में ये होगी कि दिसंबर से पहले वहां पर विधानसभा का गठन करके सरकार बनवा दी जाए। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से हो रही हैं और इतनी उसकी तत्परता दिखाई जा रही है और आयोग ने ये सुनिश्चित किया है कि 3 महीने पहले या 2.5 महीने पहले इसको सुनिश्चित कर लिया जाए, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आयोग इस अगले माह में भी इसका ऐलान कर सकता है, क्योंकि आयोग के पास ये अधिकार है कि 6 महीने के अंदर वो कभी भी चुनाव करा सकते हैं। उनके पास ये विशेष अधिकार संविधान में प्रदत्त है और खासतौर से जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उसमें आयोग के पास ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जरूरत है, जो राज्य की जरूरत है कि कब चुनाव होने चाहिए, इसमें ये भी पहलू होता है कि कब वहां पर कोई त्योहार है, कब वहां पर सुरक्षा का पहलू है, कब वहां पर वातावरण का पहलू है, कब इस तरीके से जो टेम्परेचर है उसको भी चेक किया जाता है कि किस तापमान में वहां पर चुनाव कराना। जैसे अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो आयोग की कोशिश होती है कि जनवरी के महीने में वहां चुनाव ना हो, ताकि लोग जो हैं अगर बर्फबारी हो जाती है तो वोट ही नहीं डाल पाते हैं। तो बहुत सारे पहलू होते हैं जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनके पास ये अधिकार है कि आखिरी के कम से कम 3 महीने में कभी भी वो चुनाव करा सकते हैं
और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि आयोग की तैयारियां इन राज्यों में करीब करीब पूरी होती जा रही हैं। बिल्कुल, और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसमें मिजोरम को लेकर भी व्यापक तैयारी है जिसका आखिरी चरण चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में रुख करते हैं अन्य खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केन्या के मंत्रिमंडल रक्षा सचिव अदनबेयर डुले के साथ वार्ता करेंगे। अदनबेयर डुले भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। अपने प्रवास के दौरान डुले के गोवा और बेंगलुरु में भारतीय शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों का दौरा करने की भी उम्मीद है। सितंबर 2022 में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद कैबिनेट सचिव डुले की ये पहली भारत यात्रा है और केन्या से सर्वोच्च स्तर की राजनीतिक यात्रा भी। ये यात्रा भारत की अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों और विशेष रूप से भारत और केन्या के बीच बढ़ते सहयोग को अहम महत्व देने का संकेत है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नए मार्ग खुलने की आशा है। वहीं मणिपुर विधानसभा का 1 दिवसीय मानसून सत्र आज बुलाया गया है। मणिपुर में पिछले कुछ समय से 12वीं मणिपुर विधानसभा का सत्र काफी समय से टल रहा था। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 21 अगस्त को सत्र बुलाने का सुझाव दिया था। हालांकि सत्र उस दिन आयोजित नहीं हो सका था, जिसके बाद मणिपुर विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 1 दिवसीय सत्र आज आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इम्फाल से इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता एबोमचा शर्मा जुड़ रहे हैं। एबोमचा, हम जानते हैं कि मणिपुर में जिस तरह से एक हिंसा का घटनाक्रम चला है, उसके बाद पहली बार है विधानसभा सत्र जो हो रहा है, किस तरह से तैयारी की गई है वहां पर इस सत्र के सफल क्रियान्वयन को लेकर? आपको हमारी आवाज आ रही है एबोमचा? तो हम जानते हैं कृतिका, एबोमचा को हम जोड़ने की कोशिश फिर से करेंगे कि मणिपुर में हिंसा के बाद ये जो विधानसभा सत्र है वो अब हो रहा है और हमें ये देखना होगा कि तमाम जो फैसले राज्य के विकास के लिए या फिर जो लोकहित और जनहित जुड़े मुद्दे हैं उन्हें किस तरह से विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 1 दिन का ये सत्र है और 1 दिन के सत्र में कहीं ना कहीं काफी हंगामा भी आज के सत्र में हमें देखने को मिलेगा। इस खबर को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हालांकि हम आपको खबर बताएंगे मणिपुर से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि देश में जारी G20 बैठकों से जुड़ी क्या खास खबर है हमारे इस सेगमेंट में। और G20 के सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ ही कई एजेंसियां भी दिल्ली को इस वक्त सजाने संवारने में जुटी हुई हैं। सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों पर भी विशेष साज सजावट की जा रही है। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने 9 तारीख से शुरू होगा, जो कि 2 दिन तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा चिकित्सा दल और 50 एम्बुलेंस प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल और उन होटलों में तैनात की जाएंगी जहां विदेशी प्रतिनिधि ठहरेंगे। शिखर सम्मेलन स्थल पर गहन चिकित्सा कक्ष सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। तो लगातार हम अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रमुख स्थानों पर स्थापित की गई आकर्षक मूर्तियां हो या फिर जगह जगह बने फव्वारे दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। बात करते हैं एयरपोर्ट की, जहां से नई दिल्ली तक इन दिनों कैसे दिख रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है देश की राजधानी दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब विदेशी मेहमान भारत की सरजमीं पर कदम रखेंगे और एयरपोर्ट के बाहर जब वो निकलेंगे तो कुछ ऐसा ही नज़ारा उन्हें देखने को मिलेगा। जी हाँ, जगह जगह उनके स्वागत के लिए मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा वो विदेशी मेहमान देख सकेंगे। G20 को लेकर देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसके चलते जगह जगह सड़कों पर मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। पालम टेक्निकल के नज़दीक में कुछ जगहों पर फव्वारे लगाए गए हैं जो आने वाले मेहमानों का मन मोह लेंगे। धौला कुआं से जब सरदार पटेल मार्ग की ओर पहुंचते हैं तो यहाँ पर दो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं जो दर्शाती हैं कि यहाँ से NDMC एरिया आरंभ हो चुका है। मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड और सरदार पटेल मार्ग के जब तिराहे पर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको मनमोहक फव्वारे दिखाई देंगे। साथ में दिखाई देगा यहाँ पर 11 मूर्ति। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से 11 मूर्ति का नज़ारा है और यहाँ लगे फव्वारे इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। G20 को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जब विदेशी मेहमान इन सड़कों से होकर गुजरेंगे तो उन्हें एक अलग ही अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का जहाँ सौंदर्यीकरण किया गया है तो वहीं कई लाख पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं। कैमरामैन M.A. खान और सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली की खूबसूरत तस्वीर हमने आपको दिखाई, क्योंकि दिल्ली इस वक्त साज सजावट लगातार दिल्ली में की जा रही है और इसी को लेकर के और ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गिरीश, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और दिल्ली की तस्वीरें तो आपने जो दिखाई वो हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई ही, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश की राजधानी आपकी आंखों से कैसी दिख रही है, कैसी नजर आ रही है? देखिए कृतिका और आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगा देश की राजधानी इन दिनों बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है। अगर आप रात में दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। जगह जगह जो लाइटिंग की गई है, जो जितने भी खंबे दिल्ली के अंदर सड़कों पर दिखाई देते हैं वहां पे तिरंगा लाइटें की गई हैं। जितने भी फव्वारे दिखाई देते हैं वहां कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही कलरफुल ये फव्वारे दिखाई देते हैं। पानी के जो फव्वारे लगाए गए हैं, NDMC एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 12 प्रमुख स्थलों पर 20 से ज्यादा मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो नई दिल्ली की जो शोभा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इसी तरह से अगर एयरपोर्ट से लेकर नई दिल्ली की बात की जाए, जिस रास्ते से होकर हमारे 20 देशों के और इसके अलावा जो आमंत्रित देश हैं उनके जब मेहमान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे तो एक अलग माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेहद
खूबसूरत इन दिनों लग रही है देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि इनको मैं रोजाना नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है। रोज जाके देख रहा हूं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। चाहे पालम टेक्निकल की बात की जाए, आंचल और कृतिका, बिल्कुल जब पालम टेक्निकल के बाहर जब विदेशी मेहमान निकलेंगे, एयरपोर्ट के बाहर से जब निकलेंगे तो एक अलग माहौल होगा। वहां पर जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं। फव्वारे भी जो हैं बहुत ही आकर्षक रूप में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो पेड़ों के किनारे हैं वहां पर हरित पट्टियां लगाई गई हैं। कई लाख गमले जो हैं देश की राजधानी दिल्ली की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। नई दिल्ली के अंदर ही 81,000 से ज्यादा गमलों को लगाया गया है। इसके अलावा कई मार्केट भी बहुत अच्छे सजाई गई हैं। चाहे कनाट प्लेस की बात की जाए, चाहे खान मार्केट की बात की जाए, तो एनडीएमसी ने पूरे इंतजाम किए हैं ताकि जो भी मेहमान जब दिल्ली के अंदर जाएं तो वो एक यादें लेकर जाएं कि देश की राजधानी दिल्ली वाकई में बेहद खूबसूरत है। उसके लिए तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर भी ली गई हैं। और वही हमेशा हम कहते हैं गिरीश की दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन जिस तरह से आपातकालीन सुविधाओं के लिए भी तैयारी पुख्ता की गई है, क्योंकि देश विदेश से कई डेलीगेट्स हैं जो G20 में हिस्सा लेने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर इमरजेंसी उसकी बात की जाए तो जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार उन्होंने के निर्देश हैं कि जो एम्बुलेंस हैं वो तैनात रहेंगी। इसके अलावा जो भी अस्पताल हैं जो आसपास के, चाहे RML हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, LNJP हो, इन तमाम अस्पतालों को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। निर्देश दिए गए हैं कि इमरजेंसी का कोई पड़ती है आपातकाल तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और खास तौर पर जो पूरी निगरानी है दिल्ली के उपराज्यपाल कर रहे हैं। देर रात अगर आप दिल्ली की सड़कों पर देखेंगे तो उपराज्यपाल कहीं भी निकल जाते हैं, उसका जायजा लेते हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि इस समय पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि हर व्यक्ति पे नजर रखी जा सके, क्योंकि देश की इज्जत की बात है, देश की प्रतिष्ठा का बात है। तो ऐसे में कोई भी चूक ना हो, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खास तौर पर इसलिए हम मानते हैं गिरीश की राजधानी की तैयारी पक्की है, और जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने भी किया है कि अपनी साख पर कोई दाग नहीं आने देंगे और एक ऐसा मुजाहिरा पेश किया जाएगा G20 में जिसे दुनिया सालों तक याद रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और दिल्ली की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन साथ ही देखा जाए तो भारत की अध्यक्षता में G20 बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसमें भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सालों पुरानी विरासत को पूरी दुनिया के साथ साझा करके उनके लिए समृद्धि का रास्ते को खोलने का प्रयास किया है। G20 की बैठकों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नवंबर 2022 G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ ही भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी वर्षों पुरानी विरासत को दुनिया के साथ साझा कर उसके लिए समृद्धि के रास्ते खोलने का प्रयास किया। अपनी अध्यक्षता में भारत ने सबसे व्यापक भौगोलिक विस्तार को हासिल किया और शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स, फाइनेंस ट्रैक वर्क स्ट्रीम, एंगेजमेंट ग्रुप्स और इनिशिएटिव्स ने ठोस बातचीत के जरिए वैश्विक विकास की गति को दिशा देने का काम किया। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक का आयोजन 4 से 7 दिसंबर के बीच राजस्थान के उदयपुर में किया गया। इस बैठक में G20 सदस्य, 9 अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी ने इसे खास बनाया। समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के साथ साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन और संस्कृति के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत की गई। इसके साथ ही कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार, विरोध, पर्यटन और संस्कृति से जुड़े विषयों पर भारत की प्राथमिकताओं को प्रतिनिधियों के सामने रखा गया। We are as Sherpas working for the leaders of the world. One of the key challenges before all of us is that how do we bring in inclusive, resilient, sustainable growth? How do we accelerate the pace of creating better livelihoods?
How do we ensure that we can improve health and the quality of life of citizens all across us? भारत की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू होते हुए विदेशी मेहमानों ने अरावली पहाड़ियों पर स्थित यूनेस्को की एक विश्व धरोहर कुंभलगढ़ किले का दौरा किया। राजस्थान की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ना इन विदेशी मेहमानों के लिए सबसे खास क्षणों में से एक रहा। तेरह से 16 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित हुई विकास कार्य समूह की बैठक में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति और तेजी लाने, खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा से जुड़ी तत्काल चिंताओं से निपटने में भी विकासशील देशों को समर्थन देने पर चर्चा की गई। In order to discuss our checklist together, to have a new statement and to looking for a correct pathway for getting results to 2030. बैठक के दौरान भारत की DWG प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ क्रॉस वोटिंग विकासात्मक मुद्दों को पहचान करने, विकास के लिए डेटा की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करना, भारत की मुख्य धारा में लाना, एक वैश्विक आंदोलन के रूप में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ के प्रति प्रतिबद्धता और महिलाओं की नेतृत्व वाले विकास पर गहन विचार विमर्श किया गया। G20 के विकास समूह की बैठक में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों ने मुंबई में कन्हेरी गुफाओं का भी दौरा किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन 13 से 15 दिसंबर 2022 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसे G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के नेतृत्व में G20 वित्त ट्रैक, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित रखा गया। इसे वैश्विक आर्थिक विमर्श और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया गया। G20 की फाइनेंस ट्रैक की रूपरेखा कार्य समूह की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में 16 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित हुआ, जिसमें वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। बैठक में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए समन्वय पर भी विचार किया गया। 2 दिवसीय बैठक के दौरान सदस्य देशों ने महामारी के बाद मुद्रास्फीति और मंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। तो देखा आपने किस तरह से जब हम अमृत काल में स्वर्णिम युग की बात करते हैं तो G20 की तैयारी देखकर साफ लगता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर देख रहे हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, बहुत कुछ और है, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में रुख करते हैं अब अन्य खबरों का। बात करते हैं हरियाणा की, जहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में अब ग्रुप ए और बी कैटेगरी के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रमोशन में अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण की घोषणा की है। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी सीएम का आभार जताया और इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रमोशन के अवसरों को बढ़ाना है। मैं सबसे पहले नू के नागरिकों की बहुत बहुत उनका आभारी हूं और साथ ही और बहुत से संगठन जिनकी ओर से विषय था कि एक यात्रा निकलनी चाहिए, हमने उनको अपील की थी कि जिस प्रकार का यह समय है, इस समय सब मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम हो, यात्रा पर बहुत आग्रह न किया जाए। तो मैं उन सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारी बात मान करके और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बड़ा न करके और जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए बाहर से कुछ
15-20 संत गए थे, कुछ वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, ऐसे सब संस्थाओं ने बहुत संयम से सारा काम लिया और शांतिपूर्वक आज दिन का वो कार्यक्रम जलाभिषेक का ये पूर्ण हुआ है। और देश में आज ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है और इस अवसर पर दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु में लोगों के बीच में भी खासा उत्साह है। यहाँ के लोगों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। फसलों के प्रमुख त्योहार ओणम को पूरी दुनिया में मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। ये पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है, तो वहीं ओणम का त्योहार दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित होता है। ओणम को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना होती है। इस दिन लोग अपने घर को रंगोली, फूल से सजाते हैं। साथ ही घर में रसम, चढ़ी, पुलिसेरी और खीर इत्यादि स्वादिष्ट पकवान बनाकर इस पर्व को मनाते हैं। इसके अलावा ओणम पर्व पर केरल में नौका दौड़, भैंस और बैल दौड़ आदि तमाम तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। और ओणम के त्योहार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं और संदेश में कहा कि ओणम के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से देश और विदेश में रह रहे केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नए फसल की शुरुआत का प्रतीक ये त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का उदाहरण है। ये त्योहार प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। केरल में हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये उत्सव सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। मैं कामना करती हूँ कि खुशियों से भरा ये त्योहार हमें अपने राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने और देशवासियों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओणम पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी को उन्होंने लिखा है कि सभी को ओणम की शुभकामनाएं। आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, अद्वितीय आनंद और अपार समृद्धि की वर्षा हो। पिछले कई वर्षों में ओणम एक वैश्विक त्योहार बन गया है और ये केरल की जीवंत संस्कृति को खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। और जो दर्शक नया सवेरा में हमसे अब जुड़े हैं, उनके लिए हम एक बार फिर से दिखाते हैं सुर्खियां। रुक करते हैं हेडलाइंस का। पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 20 सदस्यीय टीम मिजोरम के दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव की होगी व्यापक समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में केन्या के मंत्रिमंडल रक्षा सचिव के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ ही कई एजेंसियां दिल्ली को सजाने संवारने में लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए किए खास इंतजाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुना सकती है फैसला। सत्र अदालत ने 3 साल की सुनाई थी सजा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज। ओलंपिक में भारत को लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले ध्यानचंद की याद में देश आज मना रहा है खेल दिवस। और आज है एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का त्योहार ओणम। 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के लिए केरल और तमिलनाडु के लोगों में खासा उत्साह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी बधाई। और इसी के साथ हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो चुका है अखबारों की सुर्खियों का।
तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संध्या शर्मा जुड़ गई हैं। संध्या, क्या है आपके पिटारे में आज हमारे दर्शकों के लिए? सभी दर्शकों का हमारे इस खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों में बहुत स्वागत है और आइए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो आज के अखबारों में हेडलाइन बनी है। शुरुआत कर लेते हैं उन 51,106 अभ्यर्थियों की बड़ी खबर के साथ जिन्हें कल रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 9 वर्षों के परिवर्तन की यात्रा का भी उल्लेख किया, जिसे आज दैनिक जागरण ने हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। इसी खबर को नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संबोधन को कोट करते हुए लिखा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जो कटाक्ष किया और ये भी कहा कि ईएमआई के रूप में भर्तियां होती थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो इस बात को आज नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन के साथ लिया है। हिंदुस्तान अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन संभावनाओं को हेडलाइन के साथ लिया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से भारत के आगे बढ़ने की बात का उल्लेख किया और ये भी कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कई सारी संभावनाएं हैं। तो इस खबर को हेडलाइन के साथ आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अब भारत चंद्रयान के बाद मिशन चंद्रयान के बाद अब आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण करने वाला है, तो जिसकी शुरुआत 2 सितंबर से होगी। आज अखबारों ने इसी को हेडलाइन के साथ लिया है। नवभारत टाइम्स से इस खबर को लिखता है कि सोने का भाला यानी कि नीरज चोपड़ा की खबर के साथ जोड़ते हुए आज पहली हेडलाइन बनाई है और लिखा है कि अब सूरज पर है निशाना। साथ ही साथ इस खबर को हिंदुस्तान ने लिखा है कि सूर्य अभियान का शंखनाद 2 को जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो 2 तारीख को अब चांद के बाद सूरज के रहस्यों का पर्दा उठाएगा, तो इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मिशन चंद्रयान की ही। तो मिशन चंद्रयान की खबर को भी आज हेडलाइन के साथ लिया गया है और हेडलाइन में ये बताया गया है कि किस तरह से जो रोवर है प्रज्ञान रोवर है उसे गड्ढे मिले और किस तरह से उसने अपना मार्ग बदला, तो उस खबर को भी आज हेडलाइन के साथ अखबारों ने प्रकाशित किया है। और अब बात कर लेते हैं G20 की खबर को लेकर के। तो G20 सम्मेलन को लेकर के राजधानी लगभग सज चुकी है, तैयार है। तरह तरह की सजावट राजधानी में की जा रही है और आकर्षक फूल पौधे और कई सारी संस्कृति विरासत का उल्लेख हमें इस राजधानी में देखने को मिलेगा। सजावट के माध्यम से अखबार ने आज G20 की इस खबर के साथ ही ये भी बताया है कि वीकेंड में फुल रिहर्सल होने जा रही है और इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। फुल रिहर्सल होंगी ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो और जो मेहमान हमारे आएंगे उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जा सके। बात कर लेते हैं एक और खबर की। तो ये खबर है कल जो एक फ़्लाइट आ रही थी जिसमें एक मासूम बच्ची की सांसें कुछ देर के लिए रुक गई और इस फ्लाइट में जो मौजूद थे डॉक्टर्स उन्होंने उस बच्ची की जान बचाई। तो इस खबर को आज हेडलाइन के साथ अखबारों ने लिया है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हम खबर की बात कर लेते हैं। तो इस साल अगस्त का महीना लगभग ड्राई रहा है और आगे भी गर्मी परेशान कर सकती है। इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया है। साथ ही राजधानी वासियों की उम्र जो है उनकी जो आयु है वो वायु प्रदूषण की वजह से कम हो रही है। इस तरह की आज दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस खबर को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। शुक्रिया आप संध्या इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और जब चांद पे हम कदम रख सफल हो चुके हैं तो सूरज की भी क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इसी के साथ चलिए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास अहम खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भ्रष्टाचार के मामले में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुना सकता है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी और दलील दी थी कि बचाव का अधिकार दिए बिना ही उन्हें दोषी ठहराया गया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी विशेष कमान सैनिकों ने संयुक्त रूप से समुद्र में युद्धाभ्यास किया। समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने युद्धाभ्यास के दौरान अपना दमखम दिखाया
उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास में दक्षिण कोरिया के तट यांगयांग काउंटी पर अमेरिका और कोरिया के करीब 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों को लेकर 21 अगस्त से ये समुद्री युद्धाभ्यास शुरू किया गया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने देश की नौसेना को और ज्यादा मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तर कोरिया के नौसेना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में किम ने अमेरिका पर कोरियाई प्रायद्वीप के पास के जल क्षेत्र को परमाणु युद्ध के खतरे वाले सबसे अस्थिर जल क्षेत्र में बदलने का आरोप लगाया है। किम ने कहा कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। और अब लोग कारोबार जगत का, लेकिन फटाफट अंदाज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो अपनी नई फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर की शुरुआत गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को करेगी और इस पर रहेगा आज हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में फोकस की किस तरह काम करेगा ये एयर फाइबर, देखना ना भूलिएगा। दिल्ली में आज खाद्य तेलों के भाव में मिला जुला रुख रहा, जबकि अधिकांश दालें सस्ती हो गई। दालों के दाम में नरमी बने रहने की भी संभावना। ब्राइटकॉम समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश रेड्डी और सीएफओ नारायण राजू ने अपने पद से दिया इस्तीफा। दोनों का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद कंपनी के बोर्ड ने नए सीईओ और सीएफओ की तलाश के लिए दी मंजूरी। कंपनी पर सेबी की कार्रवाई के बाद दोनों बड़े अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। शेयर बाजार में कल बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 110 अंक की तेजी के साथ 64,996 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 40 अंक की तेजी रही। निफ्टी 19,306 के स्तर पर बंद हुआ। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए। इसी हॉकी के जादूगर के जन्मदिन यानी आज 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कर रही है पूरा प्रयास। साल के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज हो चुका है। पहले ही दिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के होल्कर रून को हार का मुंह देखना पड़ा। ग्रीस के 7वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सित्सिपास ने भी यूएस ओपन के अगले दौर में किया प्रवेश। सित्सिपास ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में कनाडा के मिलोस रॉनिक को सीधे सेट में हराने में सफलता पाई। वहीं अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने यूएस ओपन में अच्छी शुरुआत की। उन्होंने अपने हमवतन लर्नर टियन को 6-2, 7-5, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में पहुंचे। 25 साल के टियाफो ने 7 बार लर्नर टियन की सर्विस तोड़ी और 2 घंटे 9 मिनट तक चले इस मैच में जीत हासिल की। 2022 के उप विजेता कैस्पर रूट को यूएस ओपन पुरुष एकल के पहले राउंड में एमिलियो नवा के खिलाफ कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन 3 घंटे 17 मिनट तक चले मैच में उन्होंने 7-6, 3-6, 6-4, 7-6 से मैच जीता। पूर्व यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम ने 2021 के बाद किसी बड़े मैच में अपनी पहली जीत हासिल की। उन्होंने 25वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक को 6-3, 6-2, 6-4 से हराने के लिए क्लीन हिटिंग प्रदर्शन किया। और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के समस्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। भारत को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर गर्व है। मैं मेजर ध्यानचंद जी को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और नया सवेरा में अब रुख करते हैं सिने जगत की खबरों का फटाफट अंदाज में। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ की कमाई की। फिल्म 10 अगस्त को हुई थी रिलीज। अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार की आने वाली फिल्म यारियां 2 का पहला गाना सौरे घर रिलीज हो गया। ये फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म गदर 2 ने भारत में 17 दिन में 538 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही गदर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 593 करोड़ पहुंचा। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही फिल्म गदर 2 की शाहरुख खान ने भी तारीफ की। फिल्म का सिनेमाघरों में शानदार सफर जारी है। फिल्म जवान के ट्रेलर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई। जवान के ट्रेलर की रिलीज डेट 31 अगस्त 2023 तय की गई है। इसके खुलासा जो है वो किंग खान द्वारा किया गया। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान ने अमेरिका में एडवांस बुकिंग से अब तक करीब 1.65 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अमेरिका में फिल्म की रिलीज के 11 दिन पहले ही 450 लोकेशंस पर फिल्म के 13,750 टिकट्स एडवांस में बिक चुके हैं। और माधवा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर द वैक्सीन वॉर का पोस्टर किया शेयर। इसी के साथ उन्होंने लंबा चौड़ा नोट लिखकर फिल्म और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तारीफ की। सनी देओल इन दिनों गदर 2 की सफलता को लेकर छाए हुए हैं। सनी देओल ने कहा कि वो अब पूरा फोकस सिर्फ एक्टिंग पर करेंगे। एक्टर का कहना है कि जब भी वो कोई फिल्म बनाते हैं तो वो दिवालिया हो जाते हैं। कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का पोस्टर किया गया शेयर। सुपरस्टार रवि तेजा फिल्म टाइगर नागेश्वर राव 20 अक्टूबर 2023 को तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में होगी रिलीज। फिल्म जवान की रिलीज के साथ बड़े पर्दे पर लॉन्च होगा करीना कपूर की जाने जान का ट्रेलर। करीना कपूर के साथ इस फिल्म में विजय वर्मा और जयदीप अहलावत भी हैं। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। हेल्थ फॉर ऑल अब हकीकत बनता जा रहा है। केंद्र सरकार की समग्र स्वास्थ्य की नीति अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सराही जा रही है। भारत के हेल्थ के मॉडल को अब पूरी दुनिया के कई देश अपनाने की बात कर रहे हैं। बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया और बात चाहे अस्पताल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो या फिर सस्ती दवाइयों की। इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। कैसे सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को आगे बढ़ा रही है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अच्छा स्वास्थ्य मानव प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। आने वाला भविष्य उन्हीं समाजों का होगा जो स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन लगाएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के सबसे असहाय और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो। इस दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस कड़ी में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक अनूठा संगम है। देश में करीब 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जहां 12 तरह की बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है। इनमें वेलनेस सत्र का आयोजन होता है। लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलती है। यहां तक कि टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है। अब तक 15 करोड़ लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार इसकी सराहना करता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले करीब 35 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये लोग पूरे देश में 28,000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 5 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उन्हें 61,000 करोड़ से अधिक रुपए का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। इससे देश में स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च में भारी कमी आई है, जो पहले परिवारों को गरीबी में धकेल दिया करता था। ये आंकड़े इस बात के भी गवाह हैं कि देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मार्ग निर्धारित करती है। ये नीति स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर देती है।
सरकार सेकेंडरी और टर्सरी केयर पर खास जोर दे रही है। जहां हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदला जा रहा है, वहीं देश में 22 एम्स बन रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 700 के पार हो गई है। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की सीट में बढ़ोतरी की गई है। एमबीबीएस की सीट 1,07,000 से अधिक हो गई है, जिसमें 110% की वृद्धि हुई है। वहीं पीजी सीट करीब 70,000 हो गई है, जिसमें 117% की वृद्धि हुई है। देश के ब्लॉक स्तर तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लोगों का हेल्थ आईडी बन गया है। आज भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लोगों को सस्ती दवा मिले, इसके लिए देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसकी तारीफ G20 की बैठक में आए डेलीगेट्स भी करते हैं और इस मॉडल को अपनाने की पहल करते हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि लोगों की देखभाल के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के बढ़ते उपयोग में भी परिलक्षित होता है। जनजातीय स्वास्थ्य पहल जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की बात हो या फिर टीबी उन्मूलन के लिए निक्षय मित्र पहल की, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी अद्वितीय कार्यक्रमों ने समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वस्थ भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन, पोषण मिशन, जल जीवन मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट बीमारी की रोकथाम और सामुदायिक सदस्यों के बीच स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोविड के दौरान स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर कम समय में 220 करोड़ वैक्सीन का डोज लगाकर भारत ने दुनिया को अचंभित कर दिया। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने इन कार्यक्रमों को न केवल शोकेस किया, बल्कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच खाई को पाटने के लिए भी प्राथमिकताएं तय की, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है और भारत आज दुनिया को एक समाधान के रूप में दिख रहा है। सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण निश्चित रूप से देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य की सच्ची भावना में हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खास सेगमेंट योग रखे निरोग की। तो योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है। इसलिए योग को हमें समग्रता से अपनाना होगा। तो आइए योग सूत्र की श्रृंखला में आज बात करते हैं बिलावासन की और कैसे करते हैं इसे सीखने के लिए चलते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रजनन अंगों को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। चाहे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे पुरुषों के, दोनों ही स्थिति में बिलाव आसन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसका नियमित अभ्यास हमारी जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, फिर चाहे वो लो स्पर्म काउंट है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो कंसीव न कर पाना है, चाहे वो PCOS, PCOD है, इवन हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी बिलाव आसन के नियमित अभ्यास से ठीक होता है। कैसे करते हैं बिलाव आसन, इसको अच्छे से समझिए। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि हमें अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए योगमय जीवन भी जीना है, और योगमय जीवन के साथ साथ योगमय आहार यानी सात्विक जीवन शैली, सात्विक आहार, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक पूरी की पूरी संपूर्ण जीवन शैली है और योग को हमें जीवन शैली के रूप में समग्रता में ही अपनाना है। बिलाव आसन के लिए हम अपने घुटने के बल आ जाते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो क्रॉलिंग करते थे ना, बस वही स्थिति हमें ले लेनी है, क्रॉलिंग वाली, यानी कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं। दोनों हथेलियां ज़मीन पर और दोनों पंजे ज़मीन पर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ से सांस भरते हुए कमर को अंदर नीचे की ओर दबाना, हिप्स को ऊंचा उठाना, चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को भी ऊंचा उठाना। कंप्लीट इनहेलेशन, पूरा कमर का आर्क बन चुका है। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे, गर्दन को भी आगे लटका देंगे और कमर को गोल कर लेंगे। इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप सांस छोड़ेंगे तो स्वतः मूल बंध लग जाएगा, यानी आपकी गुदा पूरी तरह से संकुचित हो जाएगी और फिर यहीं से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बिलावासन का अभ्यास आप कम से कम 10 बार प्रतिदिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप इसको 3 रिपीटिशंस तक भी ले सकते हैं। बिलाव आसन करते समय मूल बंध स्वतः लग जाता है, यानी हमारा जो एनस है, जो गुदा है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप बिलाव आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं मौसम की। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चल रहे हैं हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। बिल्कुल, जहां अल्मोड़ा में स्थित शांत जागेश्वर धाम की कुछ आकर्षक झलकियां आपको दिखाते हैं और इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जटाकटाह संभ्रमं